नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। मैं हूं मुकुल शर्मा। खबर दुनिया की में लगातार आपको हम बताते हैं दुनिया भर में क्या कुछ खास चल रहा है और आज की क्या कुछ खास सुर्खियां रही हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आज के कार्यक्रम में खास तौर से बात करेंगे बांग्लादेश की भी। आज के दिन बांग्लादेश की बात करना क्यों अहम हो जाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इसराइल की, इसराइल सीरिया पर लगातार जिस तरीके से आक्रामक हो रखा है, अब एक नया मास्टर प्लान तैयार हुआ है। क्या है वो प्लान, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। भारत श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने दिया भरोसा, भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर बना रहेगा भारत। श्रीलंका ने कहा भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे अपनी जमीन। जॉर्जिया के गुडोरी में एक रिसोर्ट में 12 भारतीय नागरिक मृत पाए गए। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण हुई सभी की मौत। भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर भड़काने का लगाया आरोप। कहा पश्चिमी देशों की आक्रामक कार्रवाई के कारण मॉस्को को जवाब देने के लिए होना पड़ा मजबूर। इजरायली कैबिनेट ने गोलान हाइट्स में अपने नियंत्रण वाले इलाके में आबादी को दोगुना करने संबंधी योजना को दी मंजूरी। इसके लिए $11 मिलियन के फंड को मंजूरी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा गोलान हाइट्स में इजरायल को मजबूत करना लक्ष्य है। बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को बताया फासीवादी। कहा अंतरिम सरकार का मुख्य उद्देश्य मुक्ति संग्राम और मुक्ति समर्थक ताकतों की भावना को है दबाना। और आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज विजय दिवस है, यानी वो दिन जब भारतीय सेना के अदम्य साहस के बलबूते बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। कभी मुक्ति संग्राम से शुरू हुआ बांग्लादेश का सफर आज संघर्षपूर्ण नजर आ रहा है। वहीं अराजकता के माहौल में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस को शेख हसीना ने फासीवादी और अलोकतांत्रिक करार दिया है। 16 दिसंबर बांग्लादेश के इतिहास का सबसे यादगार दिन है। इस दिन को देश में विजय दिवस यानी विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद बांग्लादेश के बनने का सपना साकार हुआ था। हालांकि इस साल अगस्त में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ करने, अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई हिंसा, उसके बड़े नेताओं की गिरफ्तारी और बांग्लादेश की आज़ादी के मुख्य बिंदु रहे शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को भुलाए जाने की कोशिशों के बीच इस साल का विजय दिवस कई मायनों में फीका साबित हुआ। इस बीच बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बयान जारी करते हुए अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोला। हसीना ने यूनुस पर आरोप लगाया कि वो एक अलोकतांत्रिक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं जो लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। पूर्व पीएम हसीना ने यूनुस को घेरते हुए कहा कि राष्ट्र विरोधी समूहों ने असंवैधानिक रूप से सत्ता पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा फासीवादी यूनुस के नेतृत्व वाले इस अलोकतांत्रिक समूह की लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। वे सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं और सभी जन कल्याण कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। हसीना ने कहा चूंकि ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी नहीं गई है, इसलिए लोगों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य मुक्ति संग्राम और मुक्ति समर्थक ताकतों की भावना को दबाना और उनकी आवाज़ को दबाना है। इसके विपरीत वे गुप्त रूप से स्वतंत्रता विरोधी कट्टरपंथी सांप्रदायिक ताकतों का समर्थन कर रहे हैं। इस बीच देश में 3 महीने के भीतर चुनाव कराने का वादा कर सत्ता में आए मोहम्मद यूनुस अब अपने ही वादे से पलटते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का कहना है कि
देश में आम चुनाव 2025 के अंत में या फिर 2026 की शुरुआत में होंगे। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने सुधारों के क्रियान्वयन का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव की तारीख तय करने से पहले सुधारों पर जोर दिया जाएगा। अगर राजनीतिक दल न्यूनतम सुधारों के साथ भी चुनाव कराने को सहमत हो जाते हैं तो चुनाव अगले साल नवंबर तक हो सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश के विभिन्न राजनीतिक दल अंतरिम सरकार से जल्द चुनाव कराने का आह्वान करते आ रहे हैं। तो जाना आपने बांग्लादेश की अगर बात की जाए किस तरह की स्थिति चल रही है, और अब यहाँ पर शेख हसीना जो हैं उन्होंने यूनुस के खिलाफ एक बड़ा प्रहार जो है वो कहा जा सकता है, ना सिर्फ फांसीवादी बल्कि अलोकतांत्रिक करार दिया है, राष्ट्र विरोधी तक उन्हें करार दिया गया है। लेकिन इसके पीछे अगर देखा जाए, जब हम मुक्ति संग्राम की बात करते हैं तब से लेकर अब तक का जो सफ़र है उसकी अगर बात की जाए, किस तरह का बदलाव देखा गया और किस तरह की परिस्थितियां जो हैं वो लगातार बनती रही हैं, इस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, सेवानिवृत्त है, पूर्व महानिदेशक इन्फेंट्री। बहुत बहुत स्वागत आपका संजय जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज क्योंकि विजय दिवस का मौका है और ना सिर्फ हमारी भारतीय सेना के अदम्य साहस की जब बात की जाती है, जिसके बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया, एक समय था जब मुक्ति संग्राम की बात की जाती थी, लेकिन आज के समय में जिस तरह का संघर्ष नज़र आता है और ख़ासतौर से शेख हसीना ने जिस तरह का भी जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं तीखा हमला यूनुस पर एक। मुकुल जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को विजय दिवस की शुभकामनाएं। आज जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर बांग्लादेश की बात हो और 16 दिसंबर हो तो विजय दिवस का संपर्क जरूर उठता है। और जिस प्रकार से मुक्ति वाहिनी से ने भारतीय फौज के साथ मिल करके जिस प्रकार से बांग्लादेश को आजाद कराया, वो भी पाकिस्तान के ऐसे फौज से जिन्होंने तकरीबन 3 लाख औरतों के साथ बलात्कार किया, 31 लाख लोगों को मारा और तकरीबन 1 करोड़ लोग वहां से शरणार्थी भारत में आए। हमने अपने 3600 सैनिक गंवाए, हमने अपने 10,000 सैनिक घायल हुए। इसे परिस्थिति में जब हमने बांग्लादेश को आजादी दिलाई तो तब लग रहा था कि वाकई एक नया और बांग्लादेश बनेगा, और वाकई धीरे धीरे करके लग भी रहा था। और पिछले 15 साल में जिस प्रकार से बांग्लादेश का खुद उद्धार हो रहा था, उसके जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें बहुत सुधार आ रहा था, लग रहा था कि धीरे धीरे करके दोनों देश जो है एक मैं कहूंगा कि तरक्की करते रहेंगे। और उस तरक्की को देखते हुए दोनों देश में, लेकिन कहीं ना कहीं पर बांग्लादेश के अंदर भी वो ताकतें हैं और आज ही नहीं, शुरुआत से ही है, जो आईएसआई और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में रही हैं, जैसे जमात रहा है, बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी रही है। तो इस तरह की कार्रवाई होने के कारण तो बांग्लादेश के अंदर जो ऐसे तत्व हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है और जो जिनको भारत के बरखिलाफ भड़काया जाता है, बांग्लादेशी जो है वो सारे के सारे मैं कहूंगा एक तरीके से भारत के तरफ ही बात करते हैं, क्योंकि बंगाली है, एक भाषा बोलते हैं, एक तरह का सबका खाना पीना है, एक तरह का लिटरेचर है, कल्चर है, सब कुछ एक जैसे है। ऐसे लोग हैं बाहर के जो उनको उकसा रहे हैं। जी संजय जी, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था, जो अराजकता का माहौल बांग्लादेश में देखा गया था अगस्त महीने के बाद, जिस तरह की कवायद वहां पर देखी गई थी, और ऐसे में जब यूनुस आए थे अंतरिम सरकार लेके अपनी, तो संविधान के अनुसार कहा गया था कि 90 दिन के भीतर जो चुनाव है वो किए जाएंगे, जिससे कि जो माहौल है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में रहे। जिस तरीके से विरोध के स्वर उठ रहे थे वो सब ठीक हो, छात्रों का आंदोलन कितना उग्र हुआ था वो सबने देखा था, लेकिन अभी भी स्थिति वही चल रही है। अभी यूनुस का कहना है कि या तो 2025 के आखिर में या 2026 की शुरुआत तक चुनाव होंगे। तो यहाँ भी अब जो अंतरिम सरकार में हैं, प्रमुख हैं यूनुस, उनका भी मानना यही है शायद कि लगातार जो जनता है उससे झूठे वादे एक तरीके से किए जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने खुद ही, जैसे आपने कहा, 100 दिन में उन्होंने वादा किया था। अब तो 500 दिन का भी पता नहीं चलेगा कि 500 दिन में भी चुनाव होंगे या नहीं होंगे। कहा 100 दिन कह करके आए और छात्रों की चुनौतियों को लेते हुए आए, पर अब जो जैसे परिस्थिति देखी जा रही है बांग्लादेश के अंदर, मतलब बेतरतीब इन्फ्लेशन और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से परेशानी हो रही है, जिस तरीके से लोग अब धीरे धीरे करके गरीबी रेखा से और बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे को देखते हुए मुझे लगता है बाकी बांग्लादेश की चुनौतियां हैं। और जिस प्रकार से पहली सरकार, जिस अवामी लीग की जो सरकार है, तो ये कहा एक परसेप्शन यूनुस साहब बार बार कहते हैं, जो मुझे लगता है गलत है,
कि नहीं जो लोग हैं अवामी लीग के साथ नहीं है, उनके ऐसे नहीं है। सारे सब कौन नहीं चाहता है बांग्लादेश, वही चाहते थे, वही चाहते थे कि जितने बंगाली उधर है उनका अस्तित्व पे आंच ना है, जहां पंजाबी जो है उर्दू बाद भाषी जो लोग हैं वो उनके ऊपर दबाव ना डाले। उस मध्य देखते हुए इस तरह की नया एक देश बना, तो उसको बनाने में भारत का जो पूरा उनको समर्थन मिला, उसको देखते मुझे नहीं लगता है ऐसे कोई तत्व हैं वो जो यूनुस साहब को शायद उनको मुश्किल हो रही है, बोल नहीं रहे, बता नहीं रहे, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव है। यानी जिनकी तरफ जो शेख हसीना है वो इशारा कर रही हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के कहीं ना कहीं वो दबाव में आ रहे हैं और जिस तरह के जो कार्य होने चाहिए थे शायद वो नहीं हो पा रहे हैं अब। कोई शक नहीं, क्योंकि आप देखिए जो बिहारी उधर है, जो तकरीबन जिनकी तादाद 3 लाख के आसपास है, जिनको अभी तक बांग्लादेश ने नागरिकता नहीं दी है, जिन्होंने पाकिस्तान के होते हुए बांग्लादेशियों के बरखिलाफ बलात्कार में बहुत बड़ा भाग लिया, इसके कारण बांग्लादेश ने उनको नागरिकता नहीं दी। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि बांग्लादेश के अंदर भी कुछ ऐसे तंत्र हैं जिसके कारण शेख हसीना उन्हें फासिस्ट बोल रही है, उनको लोकतंत्र के बरखिलाफ बोल रही है, लोगों को भड़काने की कार्रवाई कर रही है। तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं सत्ता के लोभ में, मुझे लगता है जो यूनुस साहब है वो 100 की जगह 500 हो सकता है 1000 दिन तक अपनी सरकार खींचने की कोशिश करे बाहर की ताकतों के समर्थन के साथ। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं शायद बरगलाने की जो कोशिश है वो की गई, क्योंकि जब हम मुक्ति संग्राम की बात करते हैं तो किस तरीके से वहां पर प्रयास किए गए थे। आवामी लीग जो है जब अपनी सरकार बनाना चाहती थी, पाकिस्तान सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद उसकी जब तुलना की अगर खासतौर से जो आज के समय में ये कहा जा रहा है कि जो छात्रों का आंदोलन है एक नई सरकार के गठन के लिए है, नए प्रयास किए जा रहे हैं, नया बांग्लादेश की बात कही जा रही है, कितना अंतर इन दोनों में आपको नजर आता है? देखिए उस वक्त 5 करोड़ की आबादी थी, आज 16 करोड़ की आबादी है। उस घटना को अब 53 साल हो चुके हैं। जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और अपने देश को आजाद करवाया, उन लोगों को शायद हट गए हैं और उनके ऊपर धीरे धीरे करके कहीं से बाहरी प्रभाव और रेडिकलाइजेशन जो कहते हैं उसका लेकर के, जमात का प्रभाव उसको लेकर के बाहरी, और ऐसे इसमें देखा जा रहा है कि कहीं ना बांग्लादेश जो है अपने जिस चुने हुए रास्ते से, जैसे उसका कॉन्स्टिट्यूशन है सेक्युलर था, अब उसको इस्लामिक बनाने की कोशिश की, तो वो भटक गया है अपने मध्य रास्ते से भटक करके। अब ये नहीं पता कर पा रहा बांग्लादेश कि अब करना है तो क्या करना है। अगर डेवलपमेंट का रास्ता जो चुना था उन्होंने, अगर उसी रास्ते पे चलते तो मुझे लगता है पूरे विश्व भर में सारे लोग कपड़े पहनते थे जो बांग्लादेश से आते थे। आज कहां हो गया? आज तो बांग्लादेश बिल्कुल गरीबी रेखा से भी धीरे धीरे करके गिर रहा है। यानी स्थिति शायद कुछ और होती अगर सही तरीके से या संविधान के अनुसार ही जिस तरीके से यूनुस ने जो वादा किया था उसको भी अगर वो निभाते हुए नजर आते, लेकिन फिलहाल इस तरह की कवायद नजर नहीं आती है। संजय जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अब यहाँ पे तो हमने जाना कि बांग्लादेश में किस तरीके की जो परिस्थितियाँ वो बनी हुई हैं, लेकिन आगे भी हम बात करेंगे एक और खास खबर के बारे में। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और आइए बात करते हैं इजराइल के एक ऐसे मास्टर प्लान के बारे में जिसके जरिए कोशिश है कि इजराइल को मजबूती मिल सकती है या नहीं। दरअसल सीरिया में हुए तख्तापलट के बाद से इजराइल ने भी सीरिया के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है।
सीरिया के करीब 80% सैन्य हथियार खत्म कर चुके इजराइल ने अब गोलान हाइट्स का मास्टर प्लान तैयार किया है। आखिर क्या है ये प्लान और इसके जरिए कैसे मजबूत होगा इजराइल, आइए जानते हैं। सीरिया में असद परिवार का राज उखाड़ फेंकने के बाद विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम सीरिया पर नई हुकूमत का ख्वाब देख ही रहा था कि इजराइल ने सीरिया पर निगाहें टेढ़ी कर दी हैं। 8 दिसंबर से इजरायली सेना सीरिया के अलग अलग इलाकों पर 800 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर चुकी है और सीरिया के 80% सैन्य हथियार भी खत्म कर चुकी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने सीरिया में गोलान की पहाड़ियों पर नई योजना को दुनिया के सामने रखा है। इजरायली कैबिनेट ने गोलान हाइट्स में बसने वालों की आबादी को 2 गुना करने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में गोलान हाइट्स के इजराइल नियंत्रित हिस्से में करीब 50,000 लोग रहते हैं, जिनमें यहूदी और ड्रूज समुदाय के लोग शामिल हैं। नेतन्याहू सरकार ने इसके लिए $11 मिलियन का निवेश करने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गोलान हाइट्स में कॉलोनी बसाई जाएंगी, उद्योगों को विकसित किया जाएगा और एक स्टूडेंट विलेज भी बनाया जाएगा और नए नागरिकों को बसाया जाएगा। इसके जरिए वहां यहूदियों की आबादी में इजाफा किया जाएगा ताकि संतुलन स्थापित हो सके। नेतन्याहू ने कहा कि उनका लक्ष्य गोलान हाइट्स में खुद को ताकतवर बनाना और इजराइल को मजबूत करना है। वहीं दूसरी तरफ खाड़ी के मुस्लिम देशों के अलावा हयात तहरीर अल शाम ने इजराइल की इस योजना की निंदा की है। विद्रोही गुट ने कहा है कि सीरिया अब युद्ध से थका हुआ है और हमें देश निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गौरतलब है कि इजराइल ने 1967 की जंग में गोलान हाइट्स के इलाके को जीता था। यह जंग उसने सीरिया समेत अरब के कई देशों के खिलाफ अकेले ही लड़ी थी। ज्यादातर अरब देश इजराइल की ओर से कब्जा किए गए इस इलाके को मंजूरी नहीं देते हैं, लेकिन अमेरिका की ओर से 2019 में इसे इजरायली इलाके के तौर पर मंजूरी दे दी गई थी। बहरहाल अब मौजूदा कदम ने इजराइल के मंसूबे साफ कर दिए हैं। वह सीरिया की अस्थिरता का फायदा उठाकर गोलान हाइट्स में खुद को और मजबूत करना चाहता है। सऊदी अरब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यह सीरिया में इजराइल के कब्जे की कोशिश का एक नया कदम है। तो जाना आपने गोलान हाइट्स के बारे में, और क्या वाकई ये सीरिया की तरफ एक और कदम हम मान सकते हैं इजराइल का, या सिर्फ इजराइल को मजबूती देने के लिए है? क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां सीरिया में इन दिनों बनी हुई हैं वो भी किसी से छिपी नहीं है। और उसके बाद हमने देखा है खासतौर से 8 दिसंबर के बाद से करीब 800 एयर स्ट्राइक इजराइल कर चुका है सीरिया पर, और उसकी वजह से उसके 80% जो सैन्य हथियार हैं वो भी नष्ट हो चुके हैं। और ऐसे में अब जब हम बात कर रहे हैं खासतौर से गोलान हाइट्स को लेकर, कितना इसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्या असर होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, किस तरीके से देखते हैं जो गोलान हाइट्स की अगर जब हम बात करते हैं, हालांकि इसको लेकर लगातार अगर बात की जाए तो कोशिश यही होती रही कि ये किसके कब्जे में आ सकता है, लेकिन करीब 70% हिस्सा शायद गोलान हाइट्स का जो है वो इजराइल के पास है। और अब वहीं से एक जो पूरी तैयारी जो की जा रही है, जिस योजना को मंजूरी दी गई है, कितना असर इसका हमें देखने को मिलेगा? मुकुल जी, आप देखिएगा कि इजराइल अपने आप को असुरक्षित समझता है अगर वो गोलान हाइट्स दे देता है, क्योंकि गोलान हाइट्स के ऊपर 67 से आज तक उसका रहने का मकसद है कि आंख और कान से वो काम करते हैं। नॉर्मल बायनोकुलर से भी वो कई किलोमीटर तक देख सकते हैं, वहां से आर्टिलरी के डायरेक्ट शॉट ले सकते हैं अगर उनके देश के ऊपर कहीं से कैसे हमला हो। और अब जब उन्होंने देखा है कि ईरान के द्वारा और सीरिया को इस्तेमाल करते हुए हिजबुल्लाह को, हमास को हथियार दिए जा रहे थे और उस तरीके से इजराइल असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा था, तो गोलान हाइट्स में जो 74 का जो सीज फायर है, अब जिसको 50 साल हुए हैं, उनका मानना है कि वो पहले वाले रेजीम के साथ था। अब नई वाली जो रेजीम आई है HTS, इनके साथ देखेंगे क्या होता है। तो उससे पहले अपने आप को सुरक्षित, जैसे आपने ठीक कहा कि 2019 में अमेरिका ने घोषित किया कि गोलान हाइट्स अब इजराइल के माने जाएंगे, जबकि इजिप्ट का भी मानना है कि उन्होंने खाली करना चाहिए, जर्मनी भी कह रही है उन्होंने खाली करना चाहिए, और इस तरह की हरकत। लेकिन अब इजराइल को लगता है यही एक मौका है, और इजराइल ने तुरंत ही जैसे ही HTS आया उधर,
80% तो क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 100% जो है, जिस प्रकार से एयरफोर्स, नेवी, उनके मिसाइल्स, उनके बायोलॉजिकल वेपन सब कुछ खत्म करके रख दिया है। तो सीरिया का खात्मा तकरीबन हो चुका, लेबनान और हिजबुल्लाह का खात्मा वो लगे हुए हैं, गाजा पट्टी में खात्मा हो चुका है, सीरिया गिर गया, लेबनान गिर गया, गाजा गिर गया, वेस्ट बैंक उनके हाथ में है। तो ऐसे हालात में वो अपनी सुरक्षा को मद्देनजर, इजराइल मुझे लग रहा है बफर जोन को भी बफर जोन, पहले तो गोलान हाइट्स एक बफर जोन था इजराइल को बचाने के लिए, अब उसके लिए भी एक आगे बफर जोन की बात कर रहे हैं, जिससे कि वहां पे यूएन ट्रुप्स रह सकते हैं। और गोलान हाइट्स पे जैसे आपने ठीक कहा, $11 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करके वो आबादी को दुगना करके जैसे वेस्ट बैंक में है, वैसे ही गोलान हाइट्स में रख करके अपने आप को और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं और दिखाना भी चाहते हैं कि इस तरह की हरकतें जो हुई आज तक हमास के द्वारा, हिजबुल्लाह के द्वारा, ईरान के द्वारा, तो इस तरह की हरकतें सीरिया के द्वारा कभी इसके बाद ना हो। यही कारण है कि वो गोलान हाइट्स को पकड़ के छोड़ेगा नहीं। जी बिल्कुल, ये तो बात हुई गोलान हाइट्स को लेकर, लेकिन क्या संजय जी यहाँ ये देखा जा सकता है जो सीरिया विद्रोही गुट है, इस केस की अगर खासतौर से बात की जाए, तो क्या भविष्य में किसी तरह का खतरा ना हो, उस वजह से भी इस तरह की जो कार्रवाई है एक आक्रामक तौर पर इजराइल ने की है? बिल्कुल, क्योंकि हर हमेशा इजराइल ये कहता है कि सीरिया के द्वारा ईरान हथियार भेजा था हिजबुल्लाह को, और अगर सीरिया में वो हथियार रहते तो वो हिजबुल्लाह इस्तेमाल करता, और हिजबुल्लाह अगर के पास हथियार होते तो जैसे कहा जाता था कि उसके पास 1 लाख मिसाइल्स है जिसके द्वारा वो सीरिया को बिल्कुल ध्वस्त करने की कोशिश में लगा हुआ था, और ईरान का भी मकसद था कि उसके प्रॉक्सीज के द्वारा इजराइल के ऊपर दबाव बनाया जाए। पर लेकिन अब जब हिजबुल्लाह का लीडरशिप ही खत्म हो गया है, गाजा पट्टी तकरीबन बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और ध्वस्त हो चुकी है, सीरिया का भी वही हाल हो गया है, लेबनान में भी वही हाल है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल अपने आप को आज के बाद सुरक्षित और ये देखना नहीं चाहती कि बार बार हर लड़ना पड़े और हर बार उसके ऊपर दबाव हो। और कोई कहता है हम इजराइल को समुद्र में फेंचेंगे, इजराइल कहता है हम इनका नामो निशान मिटा देंगे, ना ही वो समुद्र में जाएंगे ना ही किसी का नामो निशान मिटेगा। पर अगर विश्व में शांति हो सकती है, अगर मेल मिलाप से अगर रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, विश्व में शांति होगी। यही प्रयास इजराइल भी कर रहा है और यही प्रयास सब विश्व में मिल करके कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं कि दोबारा आतंकी संगठन जैसे हमास हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, हूदी हुए, ये उभरे ना, और ISIS हुआ, अल कायदा हुआ, नहीं तो विश्व में अगर इसी तरह आतंक का फैलाव होगा तो पूरे ही विश्व में अशांति रहेगी। जी बिल्कुल, लेकिन गोलान हाइट्स को लेकर कहीं ना कहीं इजराइल का जो प्लान है उसको सही से शायद अब उसको क्रियान्वयन करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ना सिर्फ एक बड़े निवेश की बात कही जा रही है, नए उद्योग जो हैं वो लगाए जाएंगे, साथ ही साथ छात्रों के लिए भी वहाँ पर बात की गई है किस तरीके से और जो लोग हैं उनको स्थापित किया जाएगा, और यहूदी और फ्रेंच की जो जनसंख्या बढ़ाने की बात कही गई है, इसका यानी इजराइल के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। उनके इजराइल को अगर अपनी सुरक्षा चाहिए तो उनको उनके भी आंख और कान चाहिए। अमेरिका ही है जो उनको सपोर्ट करता है। 2019 में उन्होंने कहा गोलान हाइट्स इजराइल के हैं, वैसे ही ट्रंप ने जाते जाते ये कहा था कि जेरूसलम अब इनकी राजधानी है ना कि टेल अवीव है। तो ये दर्शाता है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और इजराइल ये भी बताना चाहता है कि हम असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, सारी तरफ से दुश्मन है, और यही इसी कारण से वो अपनी जो बस्तियां हैं वेस्ट बैंक में भी फैला रहा है, गाजा में भी शायद लगाएगा, और उसी वहां पे गोलान हाइट्स में भी अपने द्रूज के साथ मिल करके वहां पे कोशिश करेगा, जिससे आंख और कान जो इजराइल के हैं सुरक्षित रखने के लिए इजरायलियों को और यहूदियों के ऊपर खतरा ना हो, यहूदियों के ऊपर बार बार इस तरह के हमले ना हो, उसको रोकने के लिए इजराइल कुछ भी कदम उठाएगा। और अब जब फ्रंट फुट पर है, अब जब इजराइल तकरीबन उसको लग रहा है कि वाकई उससे हावी हो गया है सारे आतंकी संगठनों के ऊपर, ईरान तक पिछड़ गया है, तो कोशिश कर रहा है इजराइल, और वो चाहेगा कि विश्व इसका समर्थन करे, क्योंकि उन्होंने खुद देखा कि पिछले इतने साल के ऊपर क्या हाल इजराइल ने बाकियों का अभी का जो समय है, इजराइल का भी हुआ है। अभी का जो समय है और कहीं ना कहीं एक मौका शायद इजराइल को यहाँ नजर आ रहा है जिसपे वो एक असरदार छाप अपनी छोड़ सकता है पूरी दुनिया पे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जाना आपने किस तरीके से अगर बात की जाए इसराइल के इस खासतौर से मास्टर प्लान की, जिसके तहत ना सिर्फ गोलान हाइट्स का जो क्षेत्र है वो और मजबूत होगा, उसके साथ ही इजराइल की जो स्थिति है और मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल आज के लिए खबर दुनिया की में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नई दिल्ली में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। जॉर्जिया के गुडोरी में एक रिसोर्ट में 12 भारतीय नागरिक मृत पाए गए हैं। मरने का कारण कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता को बताया जा रहा है। जॉर्जिया में भारतीय दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारतीय दूतावास ने बताया कि वे भारतीय नागरिकों की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की आक्रामक कार्रवाई के कारण मॉस्को को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका हमारे खिलाफ मिसाइलें तैनात करता है तो रूस अपनी मिसाइलों की तैनाती पर अपने सभी प्रतिबंधों को हटा देगा। दक्षिण कोरिया की संवैधानिक न्यायालय ने राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ महाभियोग चलाने की सुनवाई शुरू कर दी है। फिलहाल यून सुक येओल की शक्तियों को निलंबित कर दिया गया है। संवैधानिक न्यायालय के निर्णय आने तक ये निलंबन बरकरार रहेगा। संवैधानिक न्यायालय 27 दिसंबर को पहली सार्वजनिक सुनवाई करेगा। गाजा में इजराइल की कार्रवाई जारी है। हमास के खात्मे के इरादे से संघर्ष में उतरा इजराइल हर बीतते दिन के साथ अपने हमलों की तीव्रता बढ़ाता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में गाजा के अलग अलग इलाकों में इजरायली हमलों में 52 लोग मारे गए हैं। वहीं 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी खान यूनिस में स्कूल से संचालित हमास कार्यालय पर बमबारी की, जिसमें 20 आतंकी मारे गए हैं। चीन पर एक छत्र राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त की है। जिनपिंग ने कहा कि पार्टी में भ्रष्टाचार के साथ साथ अनुशासन संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए बड़ी कार्रवाई करनी होगी। जिनपिंग ने भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर सख्ती बरतने पर जोर दिया। हिंद महासागर के द्वीपों पर आए भीषण चक्रवात चिरो ने बड़े स्तर पर तबाही मचाई है। चक्रवात चिरो के कारण फ्रांस के मायोट में कोहराम मच गया। फ्रांस सरकार के अनुसार चक्रवात चिरो के कारण मायोट में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। भीषण तबाही के बाद फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलो मायोट पहुंचे और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।